नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज होने जा रहा है। भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ लिया जाना है। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो आज और कल सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा। सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लेंगे, पीएम के बाद सभी मंत्री शपथ लेंगे। पहले दिन यानी आज 280 सांसद शपथ लेंगे। 25 जून को 264 सांसद शपथ लेंगे। 27 जून को दोनों सदन का संयुक्त सत्र होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिसको संबोधित करेंगी। 2 जुलाई को पीएम का लोकसभा में संबोधन होगा। तो देखिए, 25 जून को 264 सांसद जो है वो शपथ लेंगे। तो 18वीं लोकसभा जिसके संसद सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। बता दें कि 9 जून से ही जो कार्यकाल है 18वीं लोकसभा का वो शुरू हुआ है और आज सत्र की शुरुआत। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चिंटू ने ईओयू को कई अहम जानकारी दी है। चिंटू ने ईओयू को बताया कि उससे हल किया गया प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था। रॉकी की तलाश में कई स्थानों पर ईओयू ने छापेमारी की है। संजीव मुखिया की भांजी का पति चिंटू है। संजीव के गैंग को इसने ही प्रश्न पत्र दिया था। तो देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र में झुन्नू सिंह के घर से चिंटू समेत अन्य 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। देवघर में झुन्नू के घर की तलाशी के दौरान एक डायरी भी मिली है। इस पर चिंटू समेत अन्य लोगों का हिसाब किताब लिखा है। इस डायरी में अभ्यर्थियों के नाम, परीक्षा के नाम और कितनी राशि में सेटिंग कराई गई, ये सभी बातें लिखी हुई हैं। इसके आधार पर भी जांच एजेंसी कई तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, क्या डायरी में खुलासे हैं? कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है? क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जो पूछताछ हुई उसमें जो अहम खुलासे हैं वो चिंटू ने की है और कुछ जानकारियां कल भी हम दर्शकों को बताते दे रहा। और बाकी जो हमारे जो सोर्सेज हैं पुलिस महकमे के, उनसे जो जानकारी मिली है कि नीट सेटिंग में शामिल जो कुछ लोग हैं उनके नाम का खुलासा किया है चिंटू ने बताया कि पटना के चमनी चौक स्थित लाड प्ले स्कूल के करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रखवाने के लिए यही वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10-12 प्रिंट निकाले गए थे। और रॉकी के माध्यम से, जो मूलतः नवादा का रहने वाला है लेकिन रांची में रह करके वो अपना रेस्टोरेंट चलाता है, उसने ही व्हाट्सएप के जरिए से प्रश्न पत्र और उत्तर भेजे थे। कहाँ वो सॉल्व रहा है इसकी जानकारी उससे ही है। और ये भी बताया कि जो रॉकी है वो अंशुल सिंह और अंशुल वक्त और अंशुल सिंह के संपर्क में, सीधे संपर्क में है। और एक बात और है जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें कि जो ये पूरी सेटिंग चल रही थी, पूरा नेक्सस चल रहा था, इसके लिए 5 मोबाइल नए सिम खरीदे गए थे और फर्जी पते एड्रेस पर खरीदे गए थे, जिसका लगातार वो इस्तेमाल कर रहा था, इन लोगों से संपर्क कर रहा था। और जब रॉकी से बात करनी होती थी या फिर सिकंदर से, अमित से या बाकी लोगों से बात करनी होती थी तो इसका इस्तेमाल करता था। और जब सिकंदर पकड़ा गया, अन्य पकड़े गए, अमित और अन्य जो लोग थे पटना में पकड़े गए, तो उसके बाद ये 5 सिम जो है वो ले जाकर के एनआईटी घाट के पास वो स्टोर करके फेंक दिया। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसका खुलासा रॉकी चिंटू ने किया है। और रॉकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार ईओयू जो है वो दबिश डाले हुए रांची में, झारखंड में, नवादा भी जो है वहां भी दबिश डाली गई थी, लेकिन कुछ ठोस कामयाबी हाथ नहीं लगी। क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है सीबीआई के पास गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक सीबीआई के अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं या यहाँ के जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो संपर्क नहीं करते, तब तक ईओयू जो है वो अपने स्तर से अनुसंधान करती रहेगी, जैसा कि ईओयू के सोर्सेज का कहना है। और अब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो रॉकी की गिरफ्तारी माना जा रहा है ईओयू के लिए। और ईओयू लगातार प्रयासरत है कि रॉकी को गिरफ्तार किया जाए और उससे आगे की पूछताछ करके आगे की कड़ियों को जोड़ा जाए। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो नीट पेपर लीक मामले में अपडेट है। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। देवघर से गिरफ्तार सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी आरोपियों की ईओयू कोर्ट में पेशी हुई। पूछताछ के बाद
ईओयू कोर्ट में पेशी हुई और सभी आरोपियों को रिमांड पर सीबीआई लेगी। रिमांड पर लिए जाने तक न्यायिक हिरासत में ये आरोपी रहेंगे। तो न्यायिक हिरासत में अब सभी आरोपी हैं। देवघर से सभी आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे वो न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट में पेशी हुई और सभी आरोपियों की ईओयू कोर्ट में पेशी हुई और बताया जा रहा है कि रिमांड पर इन्हें अब सीबीआई लेगी और रिमांड पर लिए जाने तक न्यायिक हिरासत में ये रहेंगे। तो देखिए लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सीबीआई के जिम्मे ये पूरी जांच प्रक्रिया है और ऐसे में सीबीआई इनको रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लिए जाने तक ये सभी गिरफ्तार आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी गई है। मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बिहार सरकार ने सीबीआई को नीट यूजी को लेकर 5 मई 2024 को शास्त्री नगर थाना में दर्ज केस को टेकओवर करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई की टीम जल्द पटना पहुंचेगी और केस को टेकओवर करेगी। ईओयू केस से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ एक्शन। क्या खत्म होगी अभ्यर्थियों की टेंशन? अब इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। असली मास्टरमाइंड की तलाश तेज है। इसी बीच पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी लेकर सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को जांच के दौरान जब्त किए गए सामानों की लिस्ट सौंप दी है। ये वही लिस्ट है जिसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया था और एनटीए के डीजी को पद से हटाया था। न्यूज 18 के पास इस लिस्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। माना जा रहा है कि यही दस्तावेज आगे की जांच का आधार बनेंगे और इसी कागज के आधार पर सीबीआई मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सीबीआई को अब इस मामले की जांच करेगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो ईओयू ने जांच की है उसमें ये तमाम वो कड़ी थे जिसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ा और जो ईओयू है कल एचआरडी को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इन तमाम कागजातों का दस्तावेजों का जिक्र है। उसके आधार पर ही सीबीआई भी आगे जांच करेगी। उधर पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई और इधर न्यूज 18 की टीम पटना के खेमनीचक स्थित उस स्कूल में पहुंची जहां परीक्षा की रात पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थी रुके और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए। ये वही स्कूल है जहां से नीट परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र और कई अहम सबूत पुलिस को मिले थे। ये बिल्डिंग प्रभात रंजन के नाम पर है जिन्होंने आशुतोष को किराए पर दिया। आशुतोष से ही बात कर आरोपी संजीव मुखिया के करीबी मनीष प्रकाश ने आरोपी छात्रों को रुकवाया था। मकान के मालिक प्रभात रंजन और किराएदार आशुतोष कुमार से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश को सुनिए। 6 तारीख को 2 बजे दूसरे आदमी के द्वारा 4 मकान के बाद उनका मकान है। वो मछरियामे का लड़का है, उनका पत्नी एनएम है, पटने रहते हैं। वो कहे कि आपके मकान पर छापामारी रातें हुआ है। मनीष ने बोला कि आपका सारा काम हम कर देते हैं दौड़ दौड़ के, मेरा वो काम आप कर दीजिएगा। हमको बोलिए क्या, तो कि कुछ मेरे परिचित के परीक्षार्थी हैं, कल एग्जाम है, रात भर रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। 11 बजे के बाद हम चले गए अपने ऊपर फ्लैट में सोने के लिए। सुबह 8 बजे नीचे उतरे तो देखे कि पूरा मैंने 10 से 15 के बीच में सब संख्या बढ़ गया। उसको हम विरोध किए कि तुम लोग खाली करो, तुम दिक्कत कर रहा, तुम लोग परेशानी में डालेगा हमको। ताकि आधा घंटा करके 12 बजा दिया। उसके बाद लोग चला गया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी कड़े कदम उठा रही है, जिसका मकसद गड़बड़ी को रोकना और मेधावी छात्रों को इंसाफ दिलाना है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पेपर लीक कांड में मनीष का नाम सामने आ रहा है। मनीष पर आरोप है कि वो खेमनीचक में स्टूडेंट को लेकर गया था। उसके बाद छात्रों को आंसर सीट रटाया गया था। मनीष के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची। मनीष की पत्नी से सवाल किया गया कि 4 मई की रात मनीष कहां थे, क्या मनीष छात्रों को खेमनीचक लेकर गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
मनीष की पत्नी ने मीडिया के तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया। मनीष की पत्नी ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मनीष की पत्नी ने यह बताया कि सुबह में उनकी मनीष से बात हुई है। मनीष की पत्नी ने कहा कि वो प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। छात्रों को रहने के लिए ठेमनी चक लेकर गए थे 4 मई। हमको कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है मनीष जी? हमको जानकारी नहीं है। आप पत्नी, आपको जानकारी क्यों नहीं है? नहीं है जानकारी, क्या कहना है? अरे तो हमको पति के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं होगा तो नहीं होगा। ये बताइए कितने दिनों से उनसे आपकी बात नहीं हुई है? सुबह में बात हुई, अभी कहीं निकले हैं। यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं। आएंगे मनीष जी? आएंगे? आएंगे, कभी आएंगे, कखनियों आएंगे। नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि वो तो घर ही में मौजूद है। तो मिल रही है तो जाइए, प्रशासन को बुला के लाइए, वो समझेगी। क्वेश्चन पेपर लीक प्रशासन आएगा तो पकड़ के लेके जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह 4 मई की रात मनीष को सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। 4 मई की उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए, प्रशासन से पूछिए। आप हमसे इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैडम ये बताइए, सवाल मनीष जी 4 मई की रात वो कहाँ थे? 4 मई आपके घर पे थे। हम बोल रहे हैं आपके घर। अरे वो आपके घर और आपके घर की बात नहीं है। ये बताइए कि आप बस आ गए लाइन पे। हमको आप लाइन पे आइए ना, हम तो लाइन पे। हाँ, तो आप ऐसे कैसे हमसे? आप कहाँ थे 4 मई? आप पत्नी तो रहेंगे। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके और उसके बाद छात्रों को पहुंचाए हैं। वो तो जाने प्रशासन से है ना, प्रशासन पे भरोसा है आपको? आप उनको छुपाएंगे तो आप भी फंसिएगा। हाँ, हम फंसेंगे। हम छुपाएंगे तब ना हम फंसेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद उपजे राजनीतिक हालात ने जेडीयू की भूमिका बढ़ी है। वहीं बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या है बैठक का एजेंडा? प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज ने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जेडीयू की, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के उमेश कुशवाहा। उमेश जी, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में परिणाम एनडीए के पक्ष में है और आपकी सरकार बनेगी, और जेडीयू की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक को हम कैसे देखें? नहीं, ये तो रूटीन वर्क है बैठक है। अब तो जानते ही हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो उसका समय हो गया था बैठक का, तो इसके लिए बैठक बुलाई गई है। हम प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से सभी लोगों को, जो भी हमारे देश के जो हमारे संगठन के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, उन सभी साथी को भी बुलाया गया है। और निश्चित रूप से जो अभी हालात है, राजनीतिक हालात है, उस पर चर्चा होगी। जो अभी बिहार में जो आम चुनाव जो पूरे देश में हुआ है, लोकसभा चुनाव, उसमें बिहार में जो बेहतर प्रदर्शन हुआ है उस पर भी चर्चा होगी, संगठन पर भी चर्चा होगी। जो भी विषय लाया जाएगा उस पर चर्चा होगी। सर, आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो उस चुनाव को लेकर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, इस अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस पर एजेंडा हमारा क्या होगा। एजेंडा जो अभी विगत जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन हम लोगों ने किया है तो उस पर भी चर्चा होगी। और आगे क्या भी जो 2025 का जो हमारे पार्टी का जो मिशन है, तो मिशन की कामयाबी के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। कई तरह की चर्चा है सर। एक चर्चा ये भी हो रही है कि कोई बड़ा फेरबदल क्या ऐसी कोई बात है? ना, ऐसी हमने कहा कि एजेंडा के बारे में कोई खबर नहीं है। एजेंडा के बारे में तो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो होंगे, चाहे जो हमारे नेता तय किए होंगे, उस विषय जो लाया गया जाएगा, जो मीटिंग का दौरान में जो विषय वस्तु होगी, जो प्रवेश कराया जाएगा विषय पर, उस पर चर्चा होगी। तो ये था जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने बताया कि 29 तारीख को भी बहुत बड़ा फैसला नहीं होने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने हार को लेकर समीक्षा बैठक की। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के लोगों से जाना कि हार की वजह क्या रही, सहयोगी दलों का रवैया क्या रहा। कई घंटे की बैठक के बाद जो फीडबैक मिला उसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े नेताओं को देंगे। न्यूज 18 से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कई तरह की जानकारियों
को हमने देखा है, लेकिन उसे मीडिया के सामने शेयर नहीं करेंगे। इससे एनडीए के सहयोगी दलों के बीच कटुता बढ़ेगी। हार सिर्फ मेरी नहीं हुई है, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की भी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में दोबारा ऐसे हालात नहीं हो, इसके लिए सहयोगी दलों से चर्चा होगी। मौजूद है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, आज आपने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। देखिए, हाँ, हमने बैठक बुलाई थी पार्टी की ओर से, खास करके अंतिम फेज में जहां मतदान हुआ, शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, और वहीं एनडीए का परिणाम जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल नहीं आया। तो इसलिए उन्हीं इलाकों के लोगों को बुलाया गया था और उनसे बात हुई है। और लेकिन बातचीत का मकसद तो यही है ना कि जो कुछ भी कमी रह गई हो, कहाँ क्या हुआ, उन चीज़ों को जानकर समझकर आगे की रणनीति में उसका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। आगे की रणनीति मतलब विधानसभा का चुनाव आगे होना है। तो इस दृष्टि से जो कुछ भी निष्कर्ष आया है एनडीए के दूसरे घटक दल के साथियों के साथ शेयर करेंगे, बैठेंगे और वहां इस पर चर्चा होगी। सर, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि काराकाट की एक सीट की वजह से एनडीए को 5-6 सीटों का नुकसान हो गया, क्या इस तरह की बातें भी इसमें आई? अब क्या बात आई उसको हम मीडिया के माध्यम से शेयर करना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि इस तरह की कुछ बात जिससे और आपस में एनडीए की विभिन्न पार्टियों के बीच मनमुटाव बढ़ जाए, कटुता बढ़ जाए, तो यह मुनासिब नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए भी कुछ रणनीति? नहीं, देखिए, पूरे एनडीए के साथ वहाँ हुआ है, किसी एक पार्टी के साथ थोड़े है। स्वाभाविक रूप से हम अपनी पार्टी के बारे में तो ज़्यादा चिंता करेंगे ही, लेकिन एनडीए की तमाम पार्टियों के बारे में चिंता करना भी मेरा धर्म है। तो आपकी नाराजगी दूर हो रही है? नहीं, नाराजगी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो नाराजगी दूर होने का कहाँ कोई मामला है। व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का सवाल नहीं है ना। उस इलाके में जहाँ की चर्चा हम कर रहे हैं, वहाँ एनडीए का परिणाम अनुकूल नहीं आया, उसमें एक पार्टी क्या हुआ, बीजेपी के लोग भी हारे हैं। उसी इलाके में एक सीट जेडीयू भी हारा है और हमारी भी हार हुई है। तो सभी पर असर हुआ है, अगल बगल आसपास, क्योंकि अंतिम फेज में वही चुनाव था, इसलिए वहाँ असर हुआ। बाकी और जगह चुनाव होता, और जगह असर हो सकता था। तो इसलिए सबके लिए है और मिल बैठकर चर्चा करेंगे। तो एक हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के हरपुर बोचा पंचायत में शराब जब्त करने की पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। हमलावरों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में घर से शराब, कैश के अलावे राइफल और तलवार जब्त किया गया है। पुलिस शराब मामले में सत्यापन के लिए हरपुर बोचा पंचायत निवासी जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह के घर गई थी। इस दौरान पुलिस को देखकर संजीव कुमार सिंह और उनके भाई अमित कुमार सिंह भड़क गए और उन्होंने 4 अज्ञात लोगों के साथ पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान एसआई रंजीत कुमार, 2 अन्य जवान चोटिल हो गए। में वो लोग आए, हमारा ग्रिल को क्या चीज से तोड़ फोड़ किए। तोड़ फोड़ करके उसके बाद गोदरेज वाला घर में पहुंचे। उसी जगह हम लोग चाबी रखले रहते हैं, उसी जगह से चाबी लेके सारा चीज वो लोग 2,85,000 रुपया मेरा था। कुछ जेवर भी था लॉकर में रख दिए। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल में जो बिक्री हुई थी 1,65,000 रुपया था। अब बैग में इनका कितना पैसा था मैं नहीं देखी थी। तो दल बल से थाना प्रभारी जब जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं तो अमित और संजीव और कुछ और लोग जो हैं वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब इसी क्रम में जब तलाशी ली जाती है, तलाशी क्रम में पता चलता है कि जो गाड़ी है उसमें लगभग 8 लीटर, एक स्कॉर्पियो में और दूसरा गाड़ी है ऑल्टो, उसमें भी लगभग 8 लीटर लगभग ये शराब प्राप्त होता है, विदेशी शराब है ये लोग। जब घर का जांच किया जाता है, घर के जांच के क्रम में पाया जाता है कि एक मतलब राइफल मिलता है हमें। दूसरा है क्या कि लगभग 99,500 रुपये कैश बरामद की जाती है। दरभंगा के लहरियासराय में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुआ। दरभंगा सदर के कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता स्विस सिस्टम से राउंड में खेली गई, जिसमें अभिषेक कुमार सहनी ने पहला स्थान, आर्यन कुमार को दूसरा स्थान और किलकारी के अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी जयेश मिश्रा को तीसरा स्थान मिला।
प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक नेशनल आर्बिटर शाहिद हुसैन ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।